आज का बजट शेयर बताया गया था शक्ति पाम्स, फिलहाल 8.5% की तेजी। और ये स्टॉक आपको 9:30 बजे रोज बरोज बताते हैं। और ये जो शेयर है ये 9% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। एक अच्छी तेजी। वैसे भी जो एग्री सेक्टर है वो तो फोकस में ही, पंप बनाने वाली कंपनियों पे फोकस बढ़ता हुआ नजर आएगा। बजट से पहले ऐसी एक्सपेक्टेशन थी। दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। भूषण स्टील, मेटल स्टॉक्स में वैसे ही खरीदारी है। भूषण स्टील लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव है। 30% ज़्यादा के रिटर्न्स 3 ट्रेडिंग सेशन में डिलीवर कर चुके हैं। अच्छी तेजी बन चुकी है। और लार्ज कैप में वैसे भी आज निफ्टी पे जो चल रहा है स्टॉक वो है हिंडाल्को। इसके अलावा मंगलम केमिकल, इसमें आज खरीदारी बनती हुई नजर आई। सभी एवरेजेस के ऊपर, माफ कीजिएगा, मैंगलोर केमिकल निचले स्तर से खरीदारी थी। 6% के आसपास की तेजी स्टॉक में डिलीवर करी है। आरपीपी इंफ्रा, चुनिंदा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पे बेट हो रहा है और आरपीपी इंफ्रा अब 8% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग मूव निचले स्तरों से मिलता हुआ नजर आया। एचओवी सर्विसेज एक और स्टॉक, और श्री पुष्कर केमिकल, जैसे मैंने कहा केमिकल ये तो अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। 205 के लेवल को आज इजीली क्रॉस करता हुआ नजर आया, और वो भी वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हो रही है। एचओवी सर्विसेज 2 सत्रों में अच्छे वॉल्यूम्स डिलीवर किए। 8% की तेजी इसमें देखने को मिल रहा है। पेनिशिया बायो एक और स्टॉक जो मैं चेक कर रहा था, इस स्टॉक में भी आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हो रही है। तो मुद्दा यही है कि अच्छी तेजी बन रही है कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स पे। ऐसे कुछ स्टॉक्स और तलाशने की कोशिश करते हैं। किरण यादव साहब मेरे साथ मौजूद हैं। किरण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मार्केट्स पे अप्रोच बताएं। क्या तेजी अभी और बढ़ेगी एक्सपायरी से पहले? बढ़ सकती है, पर इसके लिए अगर 8400 का लेवल मुझे लगता है कि क्रॉस करना चाहिए। जब तक इसे लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक ऊपर से सेलिंग देखने को मिलेगी। 8370 8400 ये नो ट्रेडिंग रेंज रहेगी। पर 8370 अगर दिन भर होल्ड करता है और सेकेंड हाफ में अगर आपको 8400 के ऊपर चलना अगर निफ्टी ने चालू कर दिया तो एक बहुत अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल जानी चाहिए। तो मैं 8400 को क्रॉस करने की राह देखूंगा। चलिए ठीक है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर आज के सत्र में तेजी बन रही है माफ कीजिएगा, उसमें शक्ति पंप से काउंटर है सर। बजट शेयर दिया गया था आज के सत्र में, क्या ये तेजी अभी और बढ़ सकती है? शक्ति पंप में बिल्कुल बढ़ सकती है। उसने एक 150 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो क्रॉस कर दिया है आज। अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस किया है। और पिछले अगर हम 3 महीने 4 महीने का डेटा भी देखते हैं वॉल्यूम्स का, तो पहले 1 घंटे में इतना वॉल्यूम्स हमने कभी देखा नहीं है। तो बहुत अच्छी खासी डिमांड दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि आते दिनों में बजट तक 170 175 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए कुछ और स्टॉक्स, आरपीपी इंफ्रा कैसे लग रहा है अभी चार्ट स्ट्रक्चर? आरपीपी इंफ्रा में मुझे लगता है कि इधर और भी बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। पहले ही हमने बहुत अच्छी खासी बढ़त देखी है। 160 से करीबन 300 तक ये स्टॉक सीधा अपमूव देखने को मिला है, वर्टिकल अपमूव। उसके बाद मुझे लगता है कि इसके बावजूद मुझे लगता है कि और बढ़त आनी चाहिए। अगर हम एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करें तो ये ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो एक ओपन ब्लू स्काई है, तो इधर से और भी बढ़त देखने को मिल सकती है। अभी के लिए 290 का स्टॉप लॉस रहेगा अगर फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो। और मुझे लगता है कि टारगेट अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए 315 से 318 के देखने को मिल जाने चाहिए। बैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर में से और श्री पुष्कर केमिकल में से बेहतर स्टॉक कौन सा है अभी? श्री पुष्कर। मुझे लगता है कि श्री पुष्कर में अभी भी तेजी किया जाना चाहिए। अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट शुक्रवार के ट्रेडिंग दिन में आ गया था और इसी का फॉलोअप बाइंग आज भी देखने को मिल रहा है। परसेंटेज डिलीवरी भी मार्किंग बहुत अच्छी फ्राइडे को देखने को मिली थी। मुझे लगता है कि 200 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी बाय किया जा सकता है। आज के ट्रेडिंग के लिए 210 के टारगेट देखने को मिलेंगे। पर मुझे लगता है कि अगर आप डिलीवरी बेस्ड या पोजिशनल व्यू लेते हैं तो ये स्टॉक करीबन 215 से 230 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए, लेकिन रोज बरोज एक ऐसा स्टॉक आपके लिए ढूंढते हैं जहां पर वैल्यू काफी आकर्षक है, वो बताने के लिए आज साक्षी मेरे साथ मौजूद है। साक्षी बताएं, फंडामेंटल कौन सा बेट लगा रहे हैं ब्रोकिंग हाउसेस? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजत। आपको एग्रोटेक फूड इस वक्त ब्रोकर्स के रडार पर डेफिनेटली आ रहा है, स्मॉल कैप रडार में, और कंपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के कारोबार में शामिल है। खासतौर पर नतीजों के बेसिस पर अगर देखा जाए तो ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर एक बार फिर ये शेयर आता हुआ नजर आ रहा है। Q3 में जो कंपनी की परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी स्टेलर रही है, चाहे आप टॉप लाइन बॉटम लाइन फ्रंट पर देखें, मार्जिन फ्रंट पर देखें, यहाँ पर सभी पैमाने पर एक बेहतरीन नंबर्स पोस्ट करते हुए नजर आई कंपनी। मुनाफा जो है Q3 में वो उसमें 16% तक की बढ़त
बढ़त देखने को मिली ईयर ऑन ईयर। खास तौर पर देखा जाए जो 3 तिमाहियां हैं क्वार्टर 17 की जो बीती हैं, उन तीनों में ही लगातार मुनाफे में बढ़त देखने को मिली है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की तरफ, यहाँ पर भी बीते 3 तिमाहियों से लगातार एक बढ़त देखने को मिल रही है। खास तौर पर ये ध्यान देने वाली बात है कि बीते 5 तिमाहियों से कंपनी लगातार अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को कम कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं मार्जिन्स को प्रेशर कर रहे थे। लेकिन अब वहीं पर कटौती होने की वजह से जो मार्जिन्स हैं वो आगे भी जाते हुए काफ़ी स्ट्रांग लगते हुए नजर आ रही हैं ब्रोकर्स को। कंपनी की जो मौजूदा कैश ईपीएस है वो 16.2 की है। खास तौर पर अगर देखा जाए FY 17 के लिए जो अनुमानित पीई है वो भी 30 पर ब्रोकर्स लगा रहे हैं, जो कि पूरे ही सेक्टर के मुकाबले काफ़ी सस्ती है। इस वक्त सेक्टर का पीई या तो 40 या 42 के आसपास चल रहा है, जिससे काफ़ी लोअर यहाँ पर नजर आ रहा है। खास तौर पर अब बजट आने वाला है और बजट में खास तौर पर एक थीम रहेगी एग्रीकल्चर को लेते हुए, जिसमें ये पूरा ही थीम पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएगा, पूरा सेक्टर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएगा। काफ़ी कुछ इंसेंटिव्स भी अनाउंस कर सकती है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बजट, जिसकी वजह से क्वार्टर 4 में भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस नजर आ सकती है। आनंद राठी सिक्योरिटीज़ को का मानना है कि यहाँ पर वो खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य जो उन्होंने यहाँ पर निर्धारित किया है 580 का है, जो कि इसके 52 वीक्स हाइज के आसपास है। अगस्त 2016 में ये लेवल्स देखे गए तो और एक बार फिर इसी तरीके के लेवल्स देखे जा सकते हैं। चलिए, जैसे जैसे आप बोल रहे थे स्टॉक पे तेजी पकड़ी और 4-4.5% ऊपर आ गया। आमतौर पे कम वॉल्यूम्स रहते हैं, लेकिन फिर भी इस कंपनी से बजट से पहले उम्मीदें ज़्यादा हैं, नज़र रखी जा सकती है, बड़े अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड है, खासतौर से एग्रो फूड इंडस्ट्री के लिए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। किरण, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? आज के ट्रेडिंग के लिए मुझे लगता है कि रिलायंस कैपिटल पे ध्यान देना चाहिए। ये एक स्टॉक रहेगा जहां पे एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। 458 से 460 के टारगेट्स आज देखने को मिलेंगे। दूसरा होगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल, जहां पे पहले ही एक अच्छी मूव देखी गई थी और मुझे लगता है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। तो गेल का अगर अभी भी बाय किया जा सकता है तो स्टॉप लॉस 460 का रहेगा और टारगेट्स के लिए अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए 480 482 के टारगेट देखने को मिलेंगे। वहीं पे हिंडल को एक ऐसा चार्ट है जहां पे मुझे लगता है कि और भी बढ़त देखने को मिल सकती है। आज करीबन परसों का जो फॉल था वो करीबन पूरा का पूरा एनगल्फ कर चुका है और अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ डिमांड दिखाई दे रही है। तो इधर भी 173 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करने की सलाह होगी। पहला रेजिस्टेंस 178 का रहेगा और उसके ऊपर 182 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए, लेकिन आज कहीं ना कहीं एचयूएल फोकस में एक बार देख लेते हैं कि आज शुरुआती सत्र में कैसा पैन आउट हो रहा है, क्योंकि आज बड़ा दिन है, इसके लिए कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और उससे पहले हल्की गिरावट के साथ 858 के लेवल पे, लेकिन ट्रेंड सेटर होगा पूरे एफएमसीजी सेक्टर के लिए। जब आप नतीजे आएंगे उस पर आप बड़ी कवरेज जी बिजनेस पे देख सकते हैं, लेकिन उम्मीद क्या है वो बताने के लिए अंचल मेरे सहयोगी में से मौजूद हैं। अंचल, बताएं एक्सपेक्टेशन क्या है एचयूएल से? शुक्रिया। बिल्कुल, एचयूएल एफएमसीजी मेजर और कहीं ना कहीं एफएमसीजी कंपनियों का हाल कैसा रहेगा Q3 में वो दर्शाता हुआ दिखेगा। और इस बार जहाँ तक नंबर्स की बात है, वीक सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। आय में करीब 5% की गिरावट। देखिए, एक तरफ नोटबंदी का इम्पैक्ट इस बारी क्वार्टर में आता हुआ दिख सकता है कंपनी की सेल्स पे, वहीं वॉल्यूम ग्रोथ जो है इस बारी महज 1% रहने का अनुमान है। 1% के करीब वॉल्यूम गिरती हुई दिखेगी इस बारी का क्वार्टर के दौरान कंपनी की। सबसे ज़्यादा चिंता देखने को मिलेगी ऑपरेटिंग फ्रंट पे। देखिए, इस बार एबिटा में करीब 11% गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है और कारण है 2 की रॉ मटेरियल प्राइसेस जो हैं इसके, एक तो PFAD और साथ साथ LF, दोनों के ही दाम बढ़े हैं। अगर आप PFAD की बात करें 70% दाम बढ़ गए हैं YY बेसिस पे, तो सीधा तौर पे कंपनी का जो खर्च है, जो कच्चे माल पर लागत है, वो बढ़ती हुई दिखेगी और यही कारण है मार्जिन 18.3% से गिरकर 17.2% यानी 1.1% की डिप की उम्मीद की जा रही है। बॉटम लाइन की जहाँ तक बात रही, 5-5.5% तक कंपनी का मुनाफा गिरता हुआ दिखेगा और इसका यानी अगर आप इसे कंपेयर करें ऑपरेटिंग एबिटा के मुकाबले कम गिर रहा है मुनाफा, उसका एक ही कारण है, एक तरफ टैक्स पे आउट जो है वो कम हो रहा है और दूसरी ओर कहीं ना कहीं थोड़ा अदर इनकम से कंपनी को सपोर्ट मिल सकता है। तो नेट एक वीक सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद एचयूएल कर रहा है। चलिए, वीक सेट ऑफ रिजल्ट्स आ सकते हैं, एक्सपेक्टेशन को इतनी बड़ी नहीं है एचयूएल से, लेकिन अगर नतीजे बेहतर आ गए तो एकदम से गेम चेंजर बन जाएगा। अनुमान यह ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस का और हमारा भी कि इतने स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स एचयूएल नहीं पोस्ट करेगा। लेकिन रिजल्ट्स की बात चल रही है तो माइंडट्री, एक कंपनी जिसने नतीजे डिलीवर किए और नतीजों में जो बॉटम लाइन है सीक्वेंशियल बेसिस पे लगभग 8.8% का इजाफा शो कर रही है। 103 करोड़ के आसपास की बॉटम लाइन आई है। रुपी रेवेन्यू जो है वो फ्लैट रहे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7.3% से क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है। एट्रिशन रेट 16.1% रहा दिसंबर क्वार्टर में वर्सेस 16.4% इन सितंबर क्वार्टर। मेरे साथ मैनेजमेंट जुड़ी है, रौस्तव रावणन जी इस समय मौजूद हैं, MD एंड CEO माइंडट्री के। सर, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो जो मैंने बताया नतीजे आपके हिसाब से क्या एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक थे?
The results themselves, I would call them satisfactory. Small revenue decline in reported currency terms, a small revenue increase in constant currency terms. So one way or the other, it was a stable quarter, small margin improvements. So it was a satisfactory quarter, it was a stable quarter, but more excited about all the wins that we've had, the momentum we have generated, which will translate to very strong growth for us in the coming financial year. अच्छा, इस बीती तिमाही में रुपए में जो गिरावट आई उसका कितना असर देखने को मिला है कंपनी पर? The rupee depreciation was relatively marginal because on a full quarter basis, the rupee dollar movement did not yield a very strong benefit to us. On the revenue side, cross currency made a 0.8% impact, which is why the reported revenue was a 0.4% decline, but the constant currency number was a 0.4% increase. लेकिन इस तिमाही में 21 नए ग्राहक जोड़े हैं एज कम्पेयर टू 18 क्लाइंट्स इन द प्रीवियस क्वार्टर. अब गोइंग फॉरवर्ड ऑर्डर पाइपलाइन कैसी है कंपनी की? We ended the quarter with a very strong pipeline, and that was one of the really heartening things for quarter 3. We had a very strong pipeline that we started the quarter with, had many very tremendous wins, and again replenished the pipeline and brought it back to a high number at the end of the quarter. Overall, like I said, therefore, pipeline looks extremely strong, not just in terms of what we are generating on our own through our own sales efforts, but also references that are reaching us from the analyst in the advisory community. So that channel is also making a big impact for us. So all of which leads to a very strong pipeline. Closure rates are difficult to determine. It depends on customer, competition, and many other sort of internal and external factors. But I think we are very, very happy with the way our pipeline is shaping up. Definitely more needs to be done, but as of today, we are sitting on an as strong, if not stronger, pipeline of where we started quarter 3. लेकिन सर बजट नज़दीक है, आप क्या समझते हैं आईटी सेक्टर के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट और क्या बड़ी अनाउंसमेंट्स वित्त मंत्री इस बार कर सकते हैं? We have a few expectations that we have shared with the authorities, both directly as well as through the industry associations. Broadly, I would say a lot of uncertainty around how GST will get rolled out. Some of the current draft regulations place a very onerous burden on the IT industry. For example, multiple state registrations and a few things like that. So we hope when those regulations take a final shape, some of these issues will get addressed and make it a little bit more easier for us. So that's one expectation for us. At a personal level, I believe many things can be streamlined. Tax administration can be streamlined so that you have a larger number of assessees coming into the tax paying net. Currently, I feel unfortunately the poor salaried employee bears the brunt of the compliance and brunt of the tax burden. We'd like to see a more streamlined, more simplified tax administration that brings a larger range of taxpayers into the net. चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों पे बात करने के लिए. किरण, कैसा लग रहा है अभी आईटी पैक? आज दबाव में तो है डेफिनेटली, लेकिन माइंडट्री, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, अगर कुछ खरीदारी करनी हो किसी को तो क्या एडवाइस करेंगे मौजूदा स्तरों पर? नहीं, मुझे नहीं लगता अभी किसी में भी कुछ ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और रेजिडी और ये सेक्टर अभी के लिए अवॉइड ही रहेगा. पर अगर माइंडट्री की बात करें तो 477 एक इम्पोर्टेंट लेवल है. इसके ऊपर अगर आज या कल में ये स्टॉक निकलता है तो मैं बाय करने की सलाह दूंगा. एक ट्रेडिंग कॉल रहेगा, मोमेंटम कॉल रहेगा जो कि 490 तक जा सकता है. इन्फोसिस में भी ऐसा कुछ रुझान अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि जहां पे मैं कॉन्फिडेंटली कह सकूं कि बाय करे या नहीं करे. तो अवॉइड करना ही सबसे बेहतरीन बात होगी. अच्छा, आखिरी प्रश्न होगा आपसे. डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स. नतीजों का इम्पैक्ट है, क्या ये तेजी में अब मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए या फिर ये और चढ़ेगा? पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक बहुत अच्छी रुझान दिखाई दी थी. उसके बाद एक अच्छा करेक्शन आया था और करेक्शन के ऊपरी स्तरों पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है. तो इधर से और भी तेजी होनी लाजमी है और मुझे लगता है कि बहुत सारे शॉर्ट्स ट्रैप हो चुके हैं. 2140 का स्टॉप लॉस रहेगा. 2176 के करीब ट्रेड कर रहा है. अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में ये 2300 के ओवर जाता हुआ हम देखेंगे स्टॉक.